हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लासेस। दिस इज अमित सर हियर। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस का फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन। बट वी विल नॉट बी डूइंग द एंटायर चैप्टर बिकॉज एट अ स्ट्रेच पूरा चैप्टर करना थोड़ा टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो व्हाट वी विल डू इज हम पार्ट बाय पार्ट कंसेप्ट समझेंगे इस चैप्टर के। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इस बात पे बेसिस है कि हम कैपलर्स लॉ समझते हैं। सो द टॉपिक इज कैपलर्स लॉ। 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, ग्रेविटेशन नाम है इसका। तो बेसिकली तीन लॉ होते हैं केपलर के। ओके, सो ये रहा केपलर्स फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकल। ना पहली बात तो ये ऑर्बिट क्या होता है। तो टू अंडरस्टैंड दैट हम सबने स्कूल में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में या फिर साइंस में सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा हुआ है। इफ यू रिकॉल, सोलर सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसमें सेंटर पे सन होता है एंड उसके आसपास ऐसे शेड्स बने हुए होते हैं जिनके ऊपर हमारा प्लेनेट दिखाया जाता है। तो मरकरी हो गया ये, एंड ऐसे और भी प्लेनेट होंगे जो इसके आजू बाजू में से दिखाए जाएंगे। तो ये जो रास्ता होता है जिसमें ये प्लेनेट सन के आजू बाजू में ग्रेविटी की वजह से घूमता है, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग ये हो गया ऑर्बिट। नाउ एलिप्स क्या होता है? ये जो शेप होता है, जिस शेप में ये बना हुआ है उसको एलिप्स कहते हैं। डिफरेंट शेप ज्योमेट्रिकली, एक सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है। तो ऐसे ही एलिप्स भी एक शेप है जो कि एग जैसा दिखता है। इस शेप को एलिप्स बोलते हैं। नाउ इन दिस केस उन्होंने आगे बोला हुआ है द प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। बट जब सेंटर होता है तो सर्कल में एक ही चाहिए होता है। जब एलिप्स ड्रॉ करना था हमें यूजुअली दो चाहिए होते हैं। मैंने एक कीला लगाया हुआ है और एक यहाँ पे, एंड के बीच में एक लूज सा धागा रखा हुआ है। इस धागे को मैंने पेंसिल के आजू बाजू में ऐसे लपेट दिया एंड फिर जितना हो सकता है मैं खींचता हूँ। तो जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये यहाँ से थोड़ा आगे तक जा पाएगा और वो ऐसे घूम के ऐसा एक शेप बनाएगा। तो इसमें दो फिक्स प्लेसेस चाहिए होंगी हमें। अगर वो लूज थ्रेड रखेंगे तो जितना मैं उसको खींच पाऊंगा वो बस ऐसे घूम पाएगा, तो वो जो शेप बनेगा वो एलिप्स बनता है। तो ये जो दो फिक्स प्लेसेस होते हैं इनको फोकाई बोलते हैं। तो हमारे प्लैनेट के केस में जो प्लैनेट घूम रहा है जिस रास्ते पे उसको ऑर्बिट बोला जाता है, और जो शेप वो बनाता है वो होता है एलिप्स। एंड दो सेंटर जो होते हैं उनमें से एक हमारा क्या आएगा? सन। दैट इज द फर्स्ट लॉ। हियर सेकंड लॉ, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. So as we have discussed, यहाँ पे हो गया हमारा सन सेंटर में, एंड ये सपोज कोई रैंडमली एक प्लैनेट है जो सन के आजू बाजू में इस ऑर्बिट में घूम रहा है। सपोज दिस इज मार्स प्लैनेट जो है। तो मार्स जो है सन के आसपास गोल गोल घूम रहा है। नाउ इन दिस केस इट सेज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तो एक लाइन से अगर सन और प्लैनेट को मैं ज्वाइन करता हूँ, स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एज यू नो जैसे टाइम पास होते जाएगा वैसे वैसे ये प्लैनेट जो है आगे मूव ऑन होते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट से ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। सो आई जॉइन दैट आल्सो। सो सपोज यहां से यहां आने के लिए मार्स को 2 मंथ्स लग गए। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया का मतलब इतनी दूर में कुछ तो एरिया कवर किया होगा। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ कितनी जगह है तो मुझे पता चल जाएगा बाय सर्टेन कैलकुलेशंस। तो 2 मंथ्स में इससे यहाँ किया। अब मैं मानता हूँ कि सपोज एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्स यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एज वी ऑल नो कि वो गोल गोल घूमते रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे मार्स आ गया। तो मैं इन्हें भी ज्वाइन कर देता हूँ। एंड इनके बीच में जो टाइम गैप था वो 2 मंथ्स था। इनके बीच में जो टाइम गैप है अगेन आई टेक दैट एज 2 मंथ्स। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तो लाइन जॉइन कर दी मैंने प्लैनेट एंड सन को, तो 2 महीने में वो यहां से यहां तक आया तो कुछ एरिया कवर किया होगा। अगेन मैं एक और सिनेरियो ले रहा हूं कि मार्स और सन को ज्वाइन किया, अगेन 2 महीने में यहां से यहां गया। तो ये जो एरिया है वो पहले वाले जितना ही आएगा। सो इन दिस केस 2 मंथ्स में सपोज मैं मान लेता हूं कि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो गया जो इसने कवर किया है। तो अगेन अगर मैं यहां से यहां 2 मंथ्स कंसीडर करूंगा तो एरिया सेम ही आएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिवर्सली हम ये बोल सकते हैं कि अगर एरिया सेम है तो जो टाइम लिया होगा वो भी इक्वल आएगा। सो दैट इज द सेकंड। द थर्ड लॉ,
the square of period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. This is a statement. ये है हमारा sun and ये हो गया हमारा planet से अर्थ. So as we already know कि ये जो planet है वो ellipse shape में sun के आजू बाजू में घूमने वाला है. Fine. Now in this case यहाँ से यहाँ तक का जो distance है वो अलग आएगा and जब अर्थ यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अलग आएगा. तो सेम लॉजिक यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो हर जगह पे डिस्टेंस अलग अलग आएगा. सो इन दिस केस द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन मींस जितना टाइम ये इसके आसपास घूमने में ले रहा है पूरा, उसको मैं मान लेता हूँ सपोज वो t टाइम. तो इसका जो स्क्वायर होगा टाइम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा जो डिस्टेंस हमने लिया सन से प्लैनेट तक. बट सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस हर बार सेम नहीं है, अलग अलग है. तो हम क्या करेंगे, एवरेज डिस्टेंस देंगे कि मान लो यहाँ का डिस्टेंस अगर 15 है और यहाँ का 10 है तो दोनों का मिला के नियरली 12.5 के आसपास हो जाएगा. वैसे ही यहाँ का ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा, तो कैसे ना कैसे उसको एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो लगभग सबके बीच तक की हो जाए. उसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस. तो वो मीन डिस्टेंस में ले लेता हूँ सपोज r3 उसका क्यूब होगा. तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मींस जितने टाइम में ये प्लैनेट हमारे सन के बाजू में घूम रहा है उसके टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा उसके डिस्टेंस के क्यूब को. और डिस्टेंस भी हर जगह पे अलग अलग है तो हम एवरेज या फिर मीन डिस्टेंस लेंगे. नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, या फिर एक इनकम की तो दूसरी भी कम हो जाएगी. सो अगर मैं ये टाइम बढ़ा दूं तो ये जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा प्लैनेट लेता जिसका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से बड़ा है, से जुपिटर, तो जुपिटर जो टाइम लेगा वो ऑब्वियसली अलग आएगा कंपेयर टू अर्थ. बट जो डिस्टेंस होगा वो भी तो अलग होगा. यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो अलग आएगा. तो लॉजिक वही रहेगा कि अगर तुम एक प्लैनेट कंसिडर कर रहे हो तो उस प्लैनेट के लिए उसके टाइम का स्क्वायर और उसके डिस्टेंस का क्यूब, एवरेज डिस्टेंस का क्यूब आपस में एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होंगे. अगर एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या फिर एक डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि प्रोपोर्शनल अगर हटाना होता है तो उसमें कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं. तो इसका मतलब है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, कुछ कांस्टेंट है, इनटू आर. कांस्टेंट मींस जो वैल्यू फिक्स होती है. मैं आर क्यूब को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ. तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी प्लैनेट कंसीडर करूं और उसका जो टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर करूं और उसका जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में उसका क्यूब करूं तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो एक फिक्स वैल्यू आता है. और ये हर प्लैनेट के लिए सेम ही आंसर आता है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग. सो यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कुछ नंबर आया अर्थ के. टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब सॉल्व करके निकालूंगा तो कुछ नंबर आएगा जुपिटर के लिए और वो नंबर सेम होगा जो अर्थ के लिए आया था वो भी. इवन दो टी का जो वैल्यू है अर्थ के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है. आर का जो वैल्यू है अर्थ के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है. बट जब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा सेम आएगा. इसका एक एग्जांपल देता हूं. सपोज हमने डिवाइड कर लिया 3/5 तो इसका आंसर आता है 0.6. सेम वे अगर मैं एक अलग नंबर लेता हूं से 6/10 तो इसको भी डिवाइड करके आंसर 0.6 आएगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार सेम आंसर आने के लिए नंबर सेम ही होना चाहिए. डिवीजन में दो अलग डिवाइड करके भी आंसर सेम आ सकता है. तो सेम लॉजिक यहाँ पे है. अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है और उनका जो टाइम है उसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर और क्यूब करके तो आंसर कुछ वैल्यू आएगी. सेम जुपिटर के लिए सेम वीनस, मर्क्यूरी, मार्स जितने भी है सब प्लैनेट्स के लिए वो आंसर सेम आता है. तो मतलब टाइम का स्क्वायर का वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के क्यूब का वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट. So the square of period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the mean distance of the planet from the sun. तो Kepler's का स्टेटमेंट तो यहीं पे खत्म हो जाता है बट उसका एक्सटेंडेड पार्ट ये है जो कि आगे हमें डेरिवेशन में यूज. So I hope you all are clear with this 3 laws of Kepler, and if you have any doubts, any queries about this, you can feel free to contact me. Up till then, bye bye.